आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th साइंस के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। और देखिए आप क्या करिए, ये जो वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर चले जाइए, आपको बहुत सारा वीडियोज का और लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग हर एक चीज को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग जो भी आंसर देंगे अपने शब्दों में आंसर देने का कोशिश करिए। यहाँ पर कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए और समझिए। यहाँ पर लिखा गया कि प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। देखिए यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर 7 क्वेश्चंस है और मात्र आपको 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर नहीं देना है। और यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और यहाँ पर मात्र आपको एक ही सेंटेंस यानी कि एक ही वाक्य में आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। फिर आगे जो है देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रश्न संख्या जो 8 है, 8 से 14 नंबर तक क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर कुल मिलाकर 6 प्रश्न है और यहाँ पर 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और यहाँ पर एक प्रश्न जो है 3 अंक का है और यहाँ पर 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। फिर आगे जो दिया गया है 15 से 19 नंबर तक, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 प्रश्न हो जाता है और यहाँ से आपको मात्र 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 100 शब्दों में लगभग देना है। और यहां पर एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका यहां पर 5 अंक का है। लेकिन यहां पर जितना भी क्वेश्चंस है, चाहे आपको बनाना है या फिर नहीं बनाना है, यहां पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पर जैसे कि सेक्शन ए में दिया गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग सी लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम्ब। इतना कूलम्ब होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है। तो देखिए इसका आंसर कि वोल्टमीटर का प्रयोग विद्युत विभव को मापने के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है। आगे देखिए, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर को हम लोग पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में इसको हम लोग संयोजित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी, जिसको हम लोग Hg भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र यानी जो एल्काइन होता है इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है। देखिए एक होता है आपका एल्केन, एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो यहां पर पूछा गया है एल्काइन का, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CnH2n-2। ये हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो देखिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। ये बहुत ही सिंपल और एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास क्या है कि एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ का उदाहरण दें। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। आप एक ठो लिखिएगा, परीक्षा में जितना बोलेगा उतना ही लिखना है। यहाँ पर ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जितना कहा जाए उतना लिखिए। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है लेकिन परीक्षा में मात्र आपको एक ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए कि उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं।
जो उत्पादक होते हैं, तो उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। बहुत ही सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 एम्पियर का परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q बटा T। Q यानी कि आवेश और T यानी कि टाइम यानी कि समय और I यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग क्या करिए, जो Q है, Q का मान अगर हम लोग 1 कूलम यानी कि 1 C ले ले, और जो टाइम है, टाइम का मान अगर हम लोग 1 सेकंड ले ले, तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा 1C अपन 1S, यानी 1C नीचे हमारे S से ऊपर जाएगा तो S के पावर में -1 हो जाएगा, तो C S के पावर में जो -1 है इसी को बोलते हैं A यानी कि एम्पियर। ठीक है, यानी बोलेंगे कि अतः अगर किसी चालक से होकर 1 सेकंड में, देखिए 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो परिपथ में बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। मतलब बात समझिए, मान के चले कोई चालक है, ठीक है, अगर उसमें 1 सेकंड में क्या होता है, 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित होता है तो हम लोग बोलेंगे वहां पर जो बहने वाली जो धारा है कितनी है, तो 1 एम्पियर है। बस यही होता है 1 एम्पियर का डेफिनेशन। आगे देखिए यहाँ पर जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बनाना है बात को समझिए। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर पहला बात तो विद्युत धारा का मान हमें निकालना है, यानी I बराबर प्रश्न चिन्ह, यहां पर I हमें फाइंड करना है। एक बात तो क्लियर हो गया, 500C, ठीक है, यानी कि 500 कूलम आवेश है, आवेश यानी Q बराबर 500C। टाइम कितना, 10 मिनट, तो T बराबर हमें मिलेगा 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, तो 10 गुने 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर देंगे तो 60 गुना 10 तो 600 सेकंड। तो I बराबर जो फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया Q बटा T, आप देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है I बराबर Q बटा T। Q यानी कि आवेश और T यानी कि समय। तो Q की जगह पे हमने 500 रखा, T की जगह पे 600, 2 0 कट गया तो बचा 5 बटा 6, 5 बटा 6 भागा दीजिए, 0.83 एम्पियर आएगा, जो कि इसका बिल्कुल राइट और सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर तार का जो प्रतिरोध होता है, यानी कि जो R होता है, R जो होता है ना, वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए बात को समझिए, मतलब यहाँ पर उल्टा काम होगा। अगर A, ठीक है, यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है अगर ये बढ़ेगा तो R हमारा घटेगा, और अगर हमारा A घटेगा तो R हमारा बढ़ेगा। मतलब जो होगा ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी कि उल्टा होगा। बस यही बात आपको यहाँ पर समझना है। वही मैंने लिख दिया है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, देखिए अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो चालक का जो प्रतिरोध रहेगा ना वो घटता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से चालक का जो प्रतिरोध है वह बढ़ जाता है। बस यही होता है सिंपल सा कहानी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो बी है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये चालक की लंबाई, चालक की मोटाई और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, बस यही लिखना आपको इसका आंसर। ये हो गया बी नंबर का और ये हो गया हमारा ए नंबर का। क्लियर हो गया 9 नंबर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर, देखिए कि हम जानते हैं कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं से अधिक होती है। देखिए जो हमारा मिश्र धातु होता है ना, और वह जो मिश्र धातु होता है जिस धातु से बना होता है वो उसके मुकाबले जो उसका प्रतिरोधकता होता है अधिक होता है। जब इन मिश्र धातु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये गर्म हो जाती है। अतः विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत स्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं आपको पता चल गया, और यही लिखना है इसका आंसर। बिल्कुल सटीक सा और सही सा इसका आंसर हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। ठीक है, तो यहां पर जो 1 नंबर है कि प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना, गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग ज्यादा करना,
हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना। ये रहा इसका सटीक सा और सिंपल सा आंसर। मात्र 3 पॉइंट लिखना है, नंबर उठाइए झकास से। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर लिखा गया कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। देखिए समजात अंग वैसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। मतलब देखिए अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है, मतलब संरचना देखा जाए तो लगभग समान टाइप का होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है। अगर आप बोलेंगे जैसे कि अगर आप बोलेंगे जैसे पक्षी का जो पंखा हो गया, ठीक है, और आप जो पक्षी का पंखा हो गया, तितली का मतलब पंख ले सकते हैं। तो जैसे कि पक्षी का पंख हो गया, तितली का पंख, देखिए पक्षी का पंख का अलग काम है, तितली के पंख का अलग काम है। तो यहाँ पर फिलहाल जो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा गया कि पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद, ये सब आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और अच्छा है। मतलब समजात अंग माने क्या हो गया कि संरचना की दृष्टि से समान होंगे लेकिन कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होंगे। बात समझ में आ गया, ये हो गया आपका समजात अंग। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखिए अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में मिला देती है तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाती है। यही परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका है। कितना सिंपल और अच्छा आंसर है, देख सकते हैं। हर एक आंसर को मैंने खुद से टाइप कर करके लिखा है ताकि वीडियो को आप लोग देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, लाइक करिए, अच्छा अच्छा कॉमेंट्स करिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर एक जितना भी मॉडल पेपर आया है हर एक सब्जेक्ट का यहीं पर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए समजातीय श्रेणी एक्चुअल में क्या होता है। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा का CH2, देखिए CH2 जो लिखिएगा ना नीचे 2 लिख देना है, CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल बात है। जैसे एक हो गया आपका जैसे CH3OH आप लिख दीजिए, ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे C2H5OH, ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो गया। CH3OH, C2H5OH, हर बार CH2 का ही यहाँ पर मतलब बढ़ेगा। देखिए मतलब C एक ठो बढ़ेगा, H 2 ठो, तो यहाँ पर C के 2 ठो है, एक ठो C बढ़ाइए तो 3 ठो हो जाएगा और H 2 ठो बढ़ाना था 5 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो C3H7OH। उसी प्रकार से C एक ठो तो C4 और H 2 ठो तो 7 और यहाँ पर 2 9, तो C4H9OH, ETC इसी प्रकार से चलता जाएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रक्रियात्मक समूह जो होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, जैसे यहाँ पर OH है तो यहाँ पर भी OH होगा, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, यानी हर एक जगह पे अगर OH लिए हैं तो OH ही होगा। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो यहाँ पर अंतर रहता है, CH2 का यहाँ पर अंतर रहता है। आप ये एक एग्जांपल लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि CH3Cl, ठीक है, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, ETC, ये सब आप लिख सकते हैं। यही होता है आपका समजातीय श्रेणी। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए, और ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जहां से आपको 5 नंबर मिलने वाला। ये सेक्शन C का क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है कि श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। सबसे पहले तो आपको श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करना है कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करते हैं। तो देखिए श्रेणीक्रम संयोजन का जो डेफिनेशन होता है क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास ये जो है ये हमारे पास पहला प्रतिरोधक है, और ये जो पहला प्रतिरोधक है ना, ये क्या हो जाएगा, इधर वाला जो है इसका ये पहला सिरा हो गया और ये हो गया इसका दूसरा सिरा या फिर अंतिम सिरा, जो भी बोलेंगे। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोधक ले लेते हैं R2, ये हो गया इसका पहला सिरा और ये हो गया इसका अंतिम सिरा। हम लोग और एक बना लेते हैं, ये मान के चलिए हमारे पास R3 है, ये इसका पहला सिरा हो गया, ये इसका अंतिम सिरा हो गया। मतलब बात को समझिए, ये जो हमारे पास ये जो पहला प्रतिरोधक R1 है, इसका जो हमारा अंतिम सिरा है और R2 का जो पहला सिरा है, इन दोनों को हम लोग इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब R2 का जो अंतिम सिरा हो जाएगा और R3 का जो पहला सिरा हो जाएगा, इसको भी हम लोग इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार का जो भी मतलब संयोजन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। एक्चुअल में क्या होगा, पहला वाला का अंतिम सिरा और दूसरे वाला का पहला सिरा, उसी प्रकार से पहला वाला का अंतिम सिरा, दूसरे वाला का पहला सिरा लेकर हम लोग जो संयोजन करेंगे वही होता है हमारा श्रेणीक्रम संयोजन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि यदि प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित करें कि प्रथम प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार प्राप्त संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। जिसे आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया हमारा
श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमें प्रमाणित करना है, जैसे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे R1 R2 R3 दिया गया है, तो जैसे RS जो हो जाएगा हमारा एस यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं तो आरएस जो हो जाएगी ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 जो होगा, इसको हमें प्रमाणित करना है। तो चलिए फटाक से प्रमाणित करते हैं और 5 नंबर अपने पॉकेट में घुसा लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है, देखिए इस प्रकार से आपको बना लेना है। देखिए यहाँ पर R1 R2 R3 जो आप लोग देख पा रहे हैं एकदम लाइन बाय लाइन है, यानी कि श्रेणी क्रम में ये संयोजित है। पार्श्व क्रम में क्या होता है, एक के नीचे एक होता है, एक के नीचे एक होता है, और इस प्रकार का जो मतलब संयोजन होता है इसको बोला जाता है पार्श्व क्रम संयोजन। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो R1 R2 R3 हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। R1 का जो यहाँ पर विभव है, यानी यहाँ पर जो विभव मापने का जो वोल्ट मीटर लगा गया है इसके लिए V1 है, R2 का V2 है, R3 के लिए V3 है। यहाँ पर A है जो हमारे ए मीटर यानी धारा मापने का काम कर रहा है। यहाँ पर एक स्विच है K, यहाँ पर एक बैटरी V है, और यहाँ पर इस प्रकार से हमारा विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। और लिखा गया कि माना 3 प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा R3 है, जो एक भी विभवांतर के बैटरी से जुड़ा है। माना परिपथ का कुल प्रतिरोध RS है, इसमें जो टोटल प्रतिरोध है उसको हमने RS मान लिया। माना इस परिपथ से होकर I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और यहां से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधकों के सिरों का जो विभवांतर है क्रमशः R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, और R3 के लिए V3 है। देखिए यहाँ पर V1 V2 V3 3 है, तो यहाँ पर कुल अगर विभवांतर कहा जाए तो V बराबर हो जाएगा V1 जोड़ V2 जोड़ V3। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर R1 के लिए जो यहाँ पर विभवांतर है V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है। अगर टोटल किया जाए तो V बराबर हो जाएगा V1 जोड़ V2 जोड़ V3। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ओम का जो नियम होता है क्या होता है, V बराबर RI होता है। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग निकालें तो देखिए कुल प्रतिरोध के लिए यहाँ पर RS है, कुल प्रतिरोध RS के लिए तो R के जगह पे RS हो जाएगा, क्योंकि I तो हमारा कांस्टेंट है, R ही हमारा बदल रहा है। V1 के लिए R1 I हो जाएगा, V2 के लिए R2 I हो जाएगा, उसी प्रकार से V3 के लिए R3 I हो जाएगा। और देखिए समीकरण 1 जो हमारा यहाँ पर जो दिया गया है, V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान है RS I, V1 का मान है R1 I, V2 का मान है R2 I, V3 का मान है R3 I। तो हमने क्या किया, I कॉमन ले लिया, तो यहाँ से I और ये I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RS बराबर बचेगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यानी RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो 3 से अधिक अगर प्रतिरोध रहती है तो 3 प्रतिरोध का हो गया, और मानिक से अगर 3 से अधिक प्रतिरोध रहेगा तो सिंपल सही करना, RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4, जितना भी रहेगा आप जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, नहीं समझ में आया तो नीचे कॉमेंट करिए, मैं आपको और आगे और अलग वीडियो बनाकर समझा दूंगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर R1 R2 R3 3 प्रतिरोध, देखिए एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक है, यानी ये पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। और देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है ना, तो जो कुल प्रतिरोध होता है R बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3, जितना भी रहेगा आप लोग जोड़ दीजिए। और जब पार्श्व क्रम में जुड़ा जाता है तो 1/R होता है, 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। इस प्रकार से जितना रहेगा आपको 1 कर करके यहाँ पर इस प्रकार से जोड़ देना है। क्लियर हो गया। अब बात को समझिए, देखिए यहाँ पर R1 का मान कितना है, 5 ओम है, R2 का मान कितना है, 10 ओम है, और R3 का मान कितना दिया गया, 30 ओम दिया गया है। और यहाँ पर V का मान कितना है, 12 वोल्ट दिया गया है। A नंबर में निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। चलिए सबसे पहले हम लोग A नंबर को बनाते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो R1 का मान 5 ओम, R2 का मान 10 ओम, R3 का मान 30 ओम, और V का मान है 12 वोल्ट। ठीक है, अब A नंबर में यहाँ पर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, और हम देख रहे हैं कि R1 R2 और R3 जो है यह पार्श्व क्रम में संयोजित है, यानी कि पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। तो कुल प्रतिरोध 1/R बराबर लिखेंगे 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तो 1/R1 का मान 5, R2 का मान 10 और R3 का मान 30। तो 5 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 5 6 के 30, 10 3 30 और 30 1 30, तो 6 3 9 और 1 10, 10/30। तो 1 0 1 0 कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/3। तो 1/R बराबर 1/3। तो 1/R बराबर 1/3 होगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि 3 ओम इसका राइट आंसर हो गया, यानी A नंबर यहाँ पर हमारा बन गया। चलिए चलते हैं B नंबर को बनाते हैं फटाक से। देख लीजिए सर, B नंबर को बात को समझिए, क्या है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना है, यानी I का मान निकालना है। तो R यहाँ पर आ गया 3 ओम,
देख लीजिए यहाँ पर आर है हमारा 3 ओम, अभी आया है गर्मा गर्म, ठंडा भी नहीं हुआ है, आर 3 ओम, और भी दिया है 12 भी। ओम का नियम से हम लोग जानते हैं कि भी बराबर आर आई, तो आई बराबर भी बटा आर। तो भी का मान कितना है, भी का मान है 12, आर का मान है 3, 3 के 3 3 चले 12, तो 4 एम्पियर यानी कुल विद्युत धारा 4 एम्पियर इसका राइट आंसर। सी नंबर क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए, यानी R1 से निकालना है, R2 से निकालना है, R3 से निकालना है, विद्युत धारा निकालना है, यानी यहां से I1 निकलेगा, I2 निकलेगा, I3 निकलेगा, तीनों निकालना है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर बी नहीं लिखिएगा, यहाँ पर सी लिखिएगा, ठीक है, ये हमारा सी नंबर है। देखिए ओम का नियम हम लोग जानते हैं, भी बराबर आर आई होता था, आई बराबर भी बटा आर। यहाँ पर R1 का मान दिया गया है 5 ओम, R2 का मान 10 ओम, R3 का मान 30 ओम, यहाँ पर 12 वोल्ट के बैटरी से संयोजित है। R1 से प्रवाहित विद्युत धारा तो I1, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे I बराबर भी बटा आर है ना, तो I1 करेंगे तो देखिए भी का भी ही रहेगा, लेकिन R के जगह पे R1 हो जाएगा, तो भी बटा R1, तो भी बटा R1, तो भी का मान 12, R1 का मान 5, तो 12 बटा 5 करेंगे तो 2.4 एम्पियर आएगा। आप भागा देके देख लीजिए। R2 से प्रवाहित विद्युत धारा उसी प्रकार से भी बटा R2, तो भी का मान यहाँ पर कितना 12 और R2 का मान है, देख लीजिए R2 का मान है 10, तो 10 हमने लिख दिया, तो 12 बटा 10 यानी 1.2 एम्पियर। उसी प्रकार से R3 से प्रवाहित विद्युत धारा तो I3 बराबर भी बटा R3, भी का मान 12 और R3 का मान 30, तो ये कट रहा, काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 पच्चे 30। जब इसको आप लोग भाग देंगे तो 0.4 एम्पियर इसका राइट आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाना है। इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप एकदम फॉर्मूले को अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल का जो फंडा होता है, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से बना देंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फॉर्मूला को पढ़ लीजिएगा और एक एक करके मैं पर्टिकुलर वीडियो भी दूंगा आप लोगों को। खैर अभी मॉडल पेपर का जमाना है, इसको सबसे पहले आप लोग कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए कि धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। देखिए हो सके ये जो क्वेश्चन है ये आपके फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। देखिए धातु और अधातु से जो ये जो अंतर वाला जो क्वेश्चन हो गया, दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक पूछा जाएगा रासायनिक गुणों के आधार पर और एक पूछा जाएगा भौतिक गुणों के आधार पर। तो यहां पर हम ये जो क्वेश्चन यहाँ पर रासायनिक गुणों के आधार पर बोला गया, तो हम लोग यहाँ पर केवल और केवल रासायनिक गुणों के आधार पर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, एक साइड में हमारा धातु है, एक साइड में हमारा अधातु है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो धातु होता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। इसका माने क्या हो गया, जैसे कि देख लीजिए, जैसे जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, त्याग करने के बाद धन आयन बनाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया जैसे Na, तो Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, Na प्लस बनाता है। उसी प्रकार से Mg जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Mg2 प्लस बनाता है। एल्यूमिनियम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Al3 प्लस बनाता है। उसी प्रकार जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो क्लोरीन होता है 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए Cl- बनाता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इसलिए O2- बनाता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए आगे, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड देती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे Mg हमारा धातु हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उसी प्रकार से अधातुएं की जो अधातु जो होते हैं, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। जैसे देख लीजिए कार्बन, कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा C+O2 से CO2 बनेगा, और ये इसका जो प्रकृति होगा कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, और जो अधातुएं होती है ना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो MgH2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, MgOH2, ठीक है, यहाँ पर यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो धातुएं होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है। जैसे कि Na हो गया, HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl और H2 का निर्माण करेगा, और अधातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो अंतर है आपको लिखना है। आगे देखिए यहां पर आगे क्या है, जो धातुएं होती है, धातुएं आवकारक होती है और अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है, और अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है, जैसे NH3 PH3 H2O। इसको आप इस प्रकार से लिखिएगा, NH3 PH3 H2O, कुछ इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, जो कि सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि पोषी स्तर क्या है। तो देखिए पोषी स्तर किसको बोलेंगे, किसी आहार श्रृंखला में विभिन्न चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहते हैं। जैसे देखिए घास, घास को
कौन खाती है? तो बकरी। बकरी को कौन खा जाता है? तो बाघ खा जाता है। ये क्या है? एक आहार श्रृंखला है। इसमें जो घास है ये हमारा पहला पोषक स्तर है, ये जो बकरी है ये हमारा दूसरा पोषक स्तर है, और ये जो बाघ है ये हमारा तीसरा पोषक स्तर है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने कुछ आहार श्रृंखला लिख दिया है, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर कौन आपका पहला मतलब पोषक स्तर होगा, कौन दूसरा होगा, कौन तीसरा होगा, इस प्रकार से आप लोग बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए जैसे कि मान के चलिए ये हमारा मतलब माँ है, ठीक है, ये हमारा क्या है? बाप है। अब इन दोनों का जो भी संतान बेटा या बेटी जो भी होगा, देखिए अगर मान के चलिए इन दोनों में से किसी का भी गुण अगर इनके संतान पे आता है तो इसी को बोला जाता है प्रभावी लक्षण। वही चीज लिखा गया कि माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मेंडल ने जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, ठीक है, तो जो टी वाला था ना वो F1 में भी दिख रहा था, इसका मतलब क्या है? यह प्रभावी लक्षण है। ख नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? ठीक, इस प्रकार से समझाइए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक हो जाएगा अप्रभावी। ठीक है, इसको आपको बताना है। खैर कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि मेंडल ने आनुवंशिकता की प्रक्रिया को समझाने के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया। उसने मटर के पौधे की दो प्रजाति, एक लंबे पौधे एवं बोने पौधे लिए तथा लंबे पौधे को बड़ा हाथ का टीटी से लिखा और जो बोना पौधा था उसको छोटा हाथ का टीटी से दिखाया। मटर के लंबे पौधे टीटी तथा बोने पौधे, ये जो छोटा छोटा टीटी है, में परागन के द्वारा उत्पन्न पौधे लंबे टीटी पाए गए, लेकिन जब टीटी पौधे का स्वपरागन किया गया तो उत्पन्न पौधे में से 1/4 बोने टीटी थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ है, ये सब चीज आप लोग देख लीजिए। अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जीव में 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण, अर्थात वंशानुगत लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। टीटी एवं टीटी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि टीटी बोना पौधा जो छोटा छोटा टीटी है। टीटी पौधे में टी प्रभावी लक्षण है तथा ये जो छोटा वाला टी है ये अप्रभावी लक्षण है। बस आप इसी प्रकार से लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो सेट 1 है, सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर आगे आप लोगों को हर एक चीज का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द एकदम स्पीडली कराया जाएगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को हमारा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, जय हिंद।